हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का सेशन हम डे 2 पर हैं। तो मैं आपको एक बार रिकैप करना चाहूंगा कि मैंने डे 1 में क्या सीखा था। बेसिकली डे 1 में हमने सीखा था कि एक्चुअली में परमाणु को लेकर जितने भी संकल्पनाएं थी, चाहे वो जे थॉमसन का हो या फिर वो रदरफोर्ड का हो या फिर वो नील्स बोर का हो, हमने ये चीजें बच्चों लास्ट के क्लास में सीखा था यहाँ पर। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे सभी बच्चे। और ओके, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज। और आज हम स्टार्ट करेंगे आगे के पार्ट में। तो आप सभी रेडी हैं? आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? समय बहुत ही कम होता है, कैसे बीतता है पता नहीं चलता। बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम बात करें किसी भी परमाणु के बारे में, तो परमाणु एक्चुअली में कुछ इस टाइप का होता है। जैसा कि नील्स बोर ने कहा था, जे थॉमसन ने कहा था, सबने यही कहा था कि परमाणु गोलीय होता है, एक गोले की तरह होता है। तो मेरे भाई जब गोले की तरह होगा, भाई गोला तो बन जा। अगर ये गोले की तरह होगा तो इसकी त्रिज्या भी होगी। एग्री करते हो इस बात से? और अगर इसकी त्रिज्या होगी तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? ये मान लो इसका त्रिज्या r है। देखिए ये परमाणु है, परमाणु की ये त्रिज्या रहने वाली है। फोकस यहां पे करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन में यहां पर करवा सकता हूं, लेकिन मैं डेरिवेशन से बचूंगा। रीजन ये है कि डेरिवेशन में लंबा समय जाएगा और ये डेरिवेशन आते भी नहीं है। तो आपको जो है किस पे फोकस करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर बेसिकली यहां पर कंसेप्ट ये चल रहा है कि बच्चों ध्यान से देखो, अगर यहां पर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है यहां पर, और यहां मान लेते हैं ये अपना नाभिक है ना, ये अपना नाभिक है, मान लो प्लस बोल, दिस इज नाभिक। तो भाई नाभिक में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन अब हमें देखना होता है कि ऐसे कितने प्रोटॉन उसके अंदर हैं। तो जो भी इसकी परमाणु संख्या होगी, जेड परमाणु संख्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो जो जिस नंबर पे आता है उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु संख्या कहता है कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, एक उदासीन परमाणु के लिए। तो यहां पर जेडी लिख दिया। मैंने आपको बोला था यहां पर एक बल लग रहा होता है। देखिए होता क्या है कि जब यहां पर एक बल लग रहा होता है, मान लेते हैं ये एफ बल लग रहा है, और इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन, एक त्वरण भी काम कर रहा होता है ना। तो इधर की तरफ एक त्वरण काम कर रहा होता है an, है ना। तो यहां पर an की जो वैल्यू होती है वो होता है v स्क्वायर बाई आर। और f कैसे निकालेंगे? तो m यानी कितना आ गया, mv स्क्वायर बाई आर। दूसरा कूलॉम का नियम हमने पढ़ा था। कितने बच्चों ने कूलॉम का नियम पढ़ा है? मैंने पढ़ाया भी है ना। तो कूलॉम का नियम जो हमने पढ़ा था, तो मैंने क्या कहा था कूलॉम का नियम में? देखिए मैं साइड में लिख देता हूं। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम बहुत सिंपल तरीके से कहता है कि देखो जी, ये एक मान लो आवेश है Q1 और ये एक आवेश है Q2। अब इसके बीच की दूरी मान लेते हैं r है, और इसके बीच लगने वाला जो बल है F है। तो इसका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां K की वैल्यू कितनी थी? हेलो, K की वैल्यू कितनी थी? 9 इंटू 10 की पावर 9, एक स्थिरांक था। तो ये मैंने साइड नॉलेज आपको दे दिया है कूलॉम का। यहां पर भी सेम केस हो रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं दो आवेश आमने सामने आ रहे हैं, है ना। दो आवेश आमने सामने आ रहे हैं। एक तो आपका नाभिक है, नाभिक में आपका Ze है, और एक अपना इलेक्ट्रॉन रहने वाला। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद मैं सीधा आपके मेन मुद्दे पे आ जाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पर आपको समझ में आएगा कि कूलॉम के नियम के अनुसार यहां भी क्या बनेगा, F इज इक्वल टू K। Q1 की जगह क्या हो जाएगा? Ze, और Q2 की जगह क्या हो जाएगा? E, और इसके बीच की दूरी क्या हो गई? R मतलब त्रिज्या, ठीक है ना। R मतलब त्रिज्या। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां पर F की जगह हम लिख देंगे ये वाला, दिस वन, mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के Ze स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा R। तो यहां से अगर आप सिस्टमाइज करोगे, यहां से अगर निकालोगे, तो एक एक चीज आपको R के बारे में पता चलेगा कि R कैसे निकलता है, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, है ना। आप देखो ये अगर इसको मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, यहां पे ये देखो ये कहां था, ये आर स्क्वायर था बेसिकली दिस इज आर स्क्वायर यहां पे। तो आपको एक एक चीज क्लियर होती है, बट हमें डेरिवेशन पे नहीं जाना है। कोई बात नहीं, सारे बच्चे आएंगे, डेरिवेशन पे हमें नहीं जाना है भैया। डेरिवेशन से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन पे आएंगे बहुत ही लंबा खींच जाएगा, और बेवजह जो है हम टाइम पे भी मैनेज नहीं कर पाएंगे और दिक्कत हो जाएगी। तो कितने बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट जानते हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल हर जगह पे होता है। अब यहाँ पर भी आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, ये बाकी जगह पे आएगा, तो कैसे आप मैनेज करोगे प्लैंक्स कांस्टेंट को लेकर? सोचो। तो मैं आपको एक फाइनल फॉर्मूला बता रहा हूं, बिल्कुल फाइनल फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, और वो फाइनल फॉर्मूला आप याद रखना, जो आपको हाइड्रोजन के लिए बेसिकली पूछेगा, अलग अलग जगह के लिए पूछेगा। जिसका ही पूछेगा बच्चों आप बता देना, आपका काम हो जाएगा, है ना। जिसके लिए पूछेगा आप बता देना, आपका काम हो जाएगा, और उसी पे केवल आपका पूछेगा।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखो यहां पर देखो नेक्स्ट पेज में हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की हम लोग बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है आर का, त्रिज्या का, आर का जो फॉर्मूला होता है 0.53, कितना होता है 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर में जाता है ये। इसी को हम लोग बोलते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। बेसिकली ये R1 होता है। अब आगे आपको जो भी निकालने के लिए कहे, जो भी आपको निकालने के लिए कहे, एक्स वाई जेड समथिंग कुछ भी निकालने के लिए आपको कहे, यहां पे सिंपल तरीका है, आप इस जेड की वैल्यू को पुट करते जाना। मान लो यहां से मुझे R2 निकालना है, तो मैं सिंपल यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर फॉर्मूला ऐसा लिखूंगा, देखो जो मेरे R1 की वैल्यू है ना, यहां पे जो भी R1 की वैल्यू है, तो मैं इसको लिख दूंगा यहां पर, यहां 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये वाला मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये आर का फॉर्मूला हो गया 0.53 एन स्क्वायर। ये मान लो ये हमने फॉर्मूला डाल दिया, जो आपके काम का है, जो आपके यूज का है, यही आपको याद रखना है, यही आपको इंपॉर्टेंट है। बहुत डेरिवेशन में नहीं जाना है आपको। और याद रखिएगा ये एंगस्ट्रॉम में हम ले रहे हैं, अभी किसमें ले रहे हैं, एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं। तो यहां पर ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं एंगस्ट्रॉम और ब्रैकेट में दे देता हूं। इससे बच्चों एक बात हमें और पता चलती है कि हमारी जो त्रिज्या है वो डायरेक्टली यानी समानुपाती होता है एन स्क्वायर के। एन स्क्वायर मतलब के कक्षा है या एल कक्षा है, एम कक्षा है, जिसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पे, उसमें हम एन का मान 1, 2, 3 लेंगे। तो समझ में आ गया आपको मैंने क्या कहा। चलिए एक सवाल आपको देते हैं, मुझे थोड़ा सा आंसर बताइएगा, मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि हाँ आप सभी बच्चे सीख पाए कि नहीं सीख पाए। मेरा क्वेश्चन बस इतना रहेगा कि मान के चलो मुझे परमाणु के तीसरी कक्षा की त्रिज्या पता करनी है, हाइड्रोजन परमाणु के तीसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कितने बच्चे इसको ज्ञात कर पाएंगे? जल्दी करेंगे, समय नहीं है अपने पास ज्यादा, हमें इस चैप्टर को आज फिनिश करना है, खत्म करना है। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला यहां बता दिया है और आप मुझे बताइए कि हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे कक्षा की त्रिज्या क्या होगा। कितने बच्चे इसका जवाब देंगे? नहीं समझ में आता है पूछिए कि सर समझ नहीं आ रहा, ये चीजें हैं, तो हम बताएंगे आपको, लेकिन ऐसे चुपचाप नहीं रहना है। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे यहां पे, देखो तीसरी कक्षा मतलब एन का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या बात है, आंसर देखो बच्चे ने बता दिया 4.77 और ये एंगस्ट्रॉम में है और ये बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया। और ऐसे ही आप सीखते चलिए, बहुत मजा आने वाला है। R3 की बात करेंगे 0.53, ये एंगस्ट्रॉम में है और यहां पर हो जाएगा एन स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर 9 और ये आ जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। मीटर में कन्वर्ट करेंगे 4.77 इंटू 10 की पावर -10 मीटर आ जाएगा और यही आंसर आ गया। और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और यकीन मानिए अगर आपने ऐसे सवालों के जवाब देना सीख लिया तो इस चैप्टर में ऐसे ही त्रिज्या से संबंधित सवाल पूछेंगे जिसके आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत बढ़िया नंबर आपका आ जाएगा। तो हमें ये भी कॉन्सेप्ट लेकर चलना है बेसिकली कि अपना ये जो होता है ये एन स्क्वायर के डायरेक्टली क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भाई त्रिज्या तो हमने बता दिया है ना, अब बात करते हैं कि जिस वेग की हम बात कर रहे हैं, जिस वेग से ये घूम रहा है उसका कैसे निकालेंगे, उसका क्या तरीका रहेगा। तो देखो भाई साहब, अगर वेग का आप निकालोगे ना तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर आपको निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का वेग, इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, इसको जरा देख लेते हैं। V इज इक्वल टू जो फॉर्मूला यहां पर जाता है वो जाता है ZE², ध्यान समझिएगा, ZE² 2H इप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहां पर हम जो देते हैं 1/n देते हैं, गुणा करके 1/n देते हैं यहां पर।
तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, एक चीजें बताना चाहूंगा, उसको खुद आप एडजस्ट कर लेना, खुद आप उसको निकालना, तो आपको एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, देखो ई स्क्वायर कांस्टेंट है, ई की वैल्यू 2h इफ साइलेंट नॉट, और बाकी जेड बाई एन ये जो दिख रहा है ये अलग अलग रहेगा। जैसे मान लो कि अब कोई हमने ऐसा ले लिया परमाणु जिसका परमाणु संख्या अलग है, कुछ ऐसे लिया जिसका परमाणु संख्या और अलग है, तो जेड एन भी उसी हिसाब जाएगा कि इसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तब तो जेड का मान 1 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला सारा का सारा कांस्टेंट होता है, और आप मुझे सोल्व करके बताना जरा कि कितना आ रहा है एक्चुअली में, तो मैं यहाँ पर आपको लिख दूंगा। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ई का जो मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है। इप्सिलॉन नॉट का जो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है ना। ये मैंने सब लिख दिया यहाँ पे। इन सब की वैल्यूज यहाँ पर आप पुट करोगे ना तो आपको एक डाटा मिलेगा, और वही डाटा यहाँ पर फिक्स होगा और वही आगे यूज होगा। और बाकी अगर हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो इसकी मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो बेसिकली हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो इससे एक कॉन्सेप्ट तो और क्लियर हो जाता है हमारा कि अपना जो वेग है वो कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस चीज का, एन का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें होती है जो आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू वगैरह में, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है यहाँ पे कि बताइए यहाँ पर कैसे कैसे क्या हो रहा है और इसका क्या डाटा होगा। आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे, मैं यहाँ फॉर्मूला क्रिएट कर दूंगा। जिन बच्चों को आता है वो सॉल्व करेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर, इसको देखना सोल्व करके। ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, चैप्टर क्लियर हो रहा है। देखिए मैं एक चीज बताता हूं यहाँ पे, जब हम एनर्जी की बात करेंगे बच्चों, एक और बता रहा हूं, अब एनर्जी की बात बोल रहा हूं यहाँ पर। देखिए जब हम एनर्जी की बात करेंगे, नहीं ऊर्जा की बात करेंगे, ध्यान समझिए यहाँ पर। किसकी बात करेंगे, ऊर्जा की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे। तो बेसिकली जो अपना ऊर्जा होता है ना, उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिलाया जाता है तब जाके मिलता है ना। उसमें गति ऊर्जा भी होता है, स्थिति ऊर्जा भी होता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में पूछेगा और वही आपको देना है यहाँ पे, ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा। आप सिंपल तरीके से समझिए, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक फॉर्मूला यहां पर होता है E इज इक्वल टू ई एन, इनफैक्ट जिसका भी आप निकालना चाहोगे, जिसका भी निकालना चाहोगे, यहाँ माइनस होता है। मैं बिल्कुल एकदम मक्खन मलाई बता रहा हूं, कोई डेरिवेशन से आपको नहीं जाना है। और ये हो गया जेड स्क्वायर, और नीचे जो आपका आएगा वो एन स्क्वायर आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। सोचिए अगर हम हाइड्रोजन के लिए लेते हैं तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या 1 हो जाएगा। तो मैं यहां पर अगर लिख दूं हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिखूंगा, अगर मैं इसके लिखूंगा, अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिखूंगा तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बनकर तैयार होगा ई एन इज इक्वल टू -13.6, और नीचे क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर, और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस फॉर्मूले को सारे बच्चे 5 टाइम अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझे हार्ट भेजेंगे कि हाँ सर मैंने लिख लिया है इस फॉर्मूले को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ नहीं करना होता, खाली एन की वैल्यू बदलते जाइए, आपका यहां पर मिलता चला जाएगा फुल एनर्जी। क्या बात है। तो फटाफट सारे बच्चे इस फॉर्मूले को लिखेंगे, और 5 टाइम लिखना है एटलीस्ट, फटाफट जल्दी से, और मुझे हार्ट भेजना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि -13.6 एन स्क्वायर। जो पूछता है आपका हाइड्रोजन कहीं पूछता है बेसिकली यहाँ पे। ओके, लिख लिया। सर इसमें एन की वैल्यू क्या रहते हैं, देखिए बदलता रहता है। अगर बोलेगा, जैसे यहाँ बैक में देखो, यहाँ क्या बोला था, एक और सवाल देखो, बैक में देखो, यहाँ क्या बोला था कि तीसरी कक्षा, तो तीसरी कक्षा के लिए एन का मान कितना लिया था, 1 लिया था। देखो बच्चों ने लिख भी लिया। दूसरी कक्षा एन के मान 2 लिखेंगे। तो भाई जैसे जैसे बोलेगा, जिस कक्षा की बात करेंगे वही एन की वैल्यू यहाँ पर होगी, वही ये एन की वैल्यू होगी, इसको हम पुट करते जाएंगे। क्लियर।
ओके। चलिए तो एक बार हम आपका देख लेते हैं भाई, कमेंट वगैरह जो भी है। देखो कमेंट तो बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं यार इसके साथ ना पढ़ाई भी होती रहे, पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए ना, पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए, जिससे कि हमारी सारी चीजें क्लियर रहे। देखो ऐसा होता है बच्चों की, जैसे मान लो कि हम मान लो पढ़ने के लिए आए हैं, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में कि हमारा फोकस पढ़ाई से हटना नहीं चाहिए, हमारा फोकस बना होना चाहिए, जिससे कि क्लियरिटी हमारी बनी रहे। चलिए समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है और यहां भी पढ़ना होता है। और मैं आपको एक और फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, जिसको हम तरंग संख्या कहते हैं, और उस तरंग संख्या में हम अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। तो मैं यहां पर यहीं पर लिख देता हूं बेसिकली तरंग संख्या के बारे में, है ना। देखो तरंग संख्या, तरंग संख्या का ये भी फॉर्मूला बहुत ही फेमस है, जो मैं आपको लिखने वाला हूं, बताने वाला हूं यहां पे। फॉर्मूला में V का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब यूनिट है, इकाई है, ठीक है, और कुछ नहीं। यहां पर जैसे मीटर वोटर लिखते हैं ना, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। जहां दिक्कत हो पूछते चलिए। तो तरंग संख्या को 1/λ से, यानी कि तरंग धैर्य होता है आपका लैम्डा, तो 1/λ को तरंग संख्या कहते हैं। फोकस बना के रखना, बहुत समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो इसका फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू, है ना, R, और यहां होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये होता है 1/n1 1/n2 का स्क्वायर। अब इसको 5 बार लिखो, लेकिन पहले समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो n1 n2 क्या है, ये मान लो n1 है और ये मान लो n2 है ना। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, चले यहां लिख देते हैं, ये n1 है और ये मान लो n2 है ना। ये मान लो हो गया en1 e1 हो गया, और ये मान लो e2 हो गया। तो ये होता है निम्न ऊर्जा स्तर। क्या होता है बच्चों, निम्न ऊर्जा स्तर होता है, और ये होता है उच्च ऊर्जा स्तर। भाई आपने पढ़ा था ना कि जब इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता, जब उसको ऊर्जा मिल जाता, अगर तो हम यहां थोड़ी रहेंगे। तो जब ये यहां पर चला जाता है, तो इस दौरान हमने देखा था, जब ये जाता है तो उस दौरान ये क्या करता है, निम्न से उच्च में जाने में ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है ना। और जब इसको लगता है हम वहां रह नहीं पाएंगे, तो ये वापस जब कम बैक करता है यहां पे, तो यहां पर क्या करता है, ऊर्जा का निष्कासन यानी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो कितना उत्सर्जन करेगा, तो डेल्टा ई करेगा। डेल्टा ई कितना हो गया, तो उच्च ऊर्जा स्तर E2 और निम्न ऊर्जा स्तर E1। तो भाई इस फॉर्मूले को आप लोग 5 टाइम लिखोगे, अब आपको समझ में आ गया होगा तो, और मुझे हार्ट भेजोगे कि हाँ सर हमने यहां पर लिख लिया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें आपको समझना है कि जो ये होता है ये निम्न ऊर्जा स्तर होता है, ये उच्च ऊर्जा स्तर होता है, मैंने पहले आपको बता दिया है। और यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने अलग अलग सीरीज को। इसको स्टार्ट कर रहे हैं, अलग अलग सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। बहुत मजा आने वाला है आपको अलग अलग सीरीज में, बहुत बिंदास तरीके से अलग अलग सीरीज बनाएंगे, पढ़ेंगे इसको, है ना। चलिए अब लिखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हम लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं। जिन बच्चों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं समझ में आता है, तो अभी देख लो, अगले कुछ मिनट में समझ में आ जाएगा, और बहुत ही आसान है, एकदम फ्री का नंबर, फ्री का नंबर आएगा आपको। देखिए बच्चों ने लिखा भी है, क्या बात है, ऐसी प्रैक्टिस करते चलेंगे, साथ में क्लास में याद करवा देंगे। तो भाई अगर हमने लिखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यहां पर लिखा है हमने, है ना, और ये होता क्या है। तो बच्चों हमने यहां पर आपको बताया था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से
उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, लेकिन जब वो उच्च से निम्न में आ रहा होता है तो ऐसे स्थिति में ऊर्जा का वो उत्सर्जन करता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ऊर्जा का जब उत्सर्जन हो रहा है, मतलब निष्कासन हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ये उच्च से निम्न में आ रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग सीरीज बना हुआ है, जैसे लाइमन सीरीज होता है, बामर श्रेणी होता है, पास्टन श्रेणी होता है, ब्रैकेट श्रेणी होता है ना, फुंड श्रेणी होता है। तो आइए इसको हम देखते हैं श्रेणियों के बारे में, और इसको हम डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जैसे मान लो मैंने लिख लिया ये वाला n इज इक्वल टू 1, और ये मान लो मैंने लिख लिया n इज इक्वल टू 2, ये लिख लिया n इज इक्वल टू 3, ये लिख लिया n इज इक्वल टू 4, ये लिख लिया n इज इक्वल टू 5, है ना, एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट, ये मान लो n इज इक्वल टू इनफिनाइट लिख लिया। तो ये मैंने जो है देखो ऊर्जा का स्तर बना दिया है। ऐसे करके ऊर्जा आप भी बना सकते हो, आपको बनाने के लिए आता है एग्जाम में, ऐसे ही आता है। तो जैसे मैं बना रहा हूं आप सीख सकते हो, है ना। ऊर्जा का स्तर मैं सिखा रहा हूं आपको कैसे बनता है यहाँ पे। तो मैं एक कलर कॉम्बिनेशन लेता हूं, मैं सबसे पहले काम करता हूं, मैं ग्रीन कलर लेता हूं सबसे पहले। अब देखो सबसे पहला जो श्रेणी होता है बच्चों, वो आपका होता है लाइमन श्रेणी। मैं पॉइंट नंबर 1 लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहला होता है लाइमन श्रेणी। अब लाइमन श्रेणी में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो n1 का मान होता है वो 1 होता है, और जो n2 के मान होता है वो 2, 3, 4 समथिंग समथिंग इनफिनाइट तक जा सकता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब सिंपल है कि जैसे मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो पहले कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, कौन है? पहले कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, उसको ऊर्जा मिल गया, वो चला गया दूसरे वाले में, लेकिन वहां से वो कम बैक करेगा। आप जानते हो अगर अपने कक्षा में से कोई दूसरे में जाएगा तो वहां तो रह नहीं पाएगा, उसको तो आना ही आना है। अब वो भले तीसरे में चला जाए वापस तो आना है, पहले ही इनफिनाइट में चला जाए आना तो आना ही है ना उसको। तो मान लेते हैं कि अगर वो दूसरे में गया होगा तो दूसरे से कम बैक करेगा ना, ऐसे करके। हाँ सर करेगा, है ना। अगर वो मान लो तीसरे में गया होता तो तीसरे से कम बैक करता ना? हाँ सर करता। अगर मान लो वो फोर्थ में गया होता तो फोर्थ से कम बैक करता? हाँ करता। अगर मान लो फिफ्थ में गया होता तो फिफ्थ से कम बैक करता? हाँ करता। इसका मतलब एक चीज कॉमन है कि हम जो बात कर रहे हैं वो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और यही अलग अलग पॉसिबिलिटीज, अलग अलग संभावनाएं बता रहे हैं। और इसी सीरीज को, इसी श्रेणी को हम लोग लाइमन श्रेणी के नाम से जानते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया ये लाइमन श्रेणी? और सवाल कैसे पूछता है इसमें? मैं आपको बताऊं सवाल कैसे पूछता है। देखिए यहां पर देखिए ऐसे पूछेगा 1/λ इज इक्वल टू r, है ना, और मैंने बोला था 1/n1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर और 1/n2 स्क्वायर। अब मेरे भाई यहां पर n2 तो बदलता रहेगा ना, एक तो फिक्स हो गया। हेलो इधर ध्यान दो, एक तो फिक्स हो गया, कौन सा? कि नीचे हम पहले कक्षा की ही बात कर रहे हैं, बाकी ये जहां जाए अलग अलग संभावनाएं हो सकती है। हमने कुछ कुछ ही तो दिया है यहां पे। क्या बात है, एकदम मस्त लॉजिक है सर, आ गया समझ, बहुत बढ़िया। अब सोचिए कि जैसे मैंने यहां पर आपको, मैं आपको एक बीच में, एक मिनट यहां मैं बना देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए और अच्छे समझ में आ जाए। देखो मान लो बच्चों कि ये आपका n+p है, नाभिक है, ये आपका n बराबर 1 है, थोड़ा छोटा बनाता हूं, ये आपका n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये n बराबर 5 है, समझो। तो भाई एक बात ध्यान से समझिए यहां पे कि जैसे मैंने आपको कहा था अलग अलग मान दिया, ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, ये n इज इक्वल टू 5 है। तो मैंने ये कहा था कि देखिए जी ध्यान समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पर कोई भी है ना, मान लेते कोई भी है, अब वो मान लो n बराबर 2 से 1 पे आ रहा है। कैसा आ रहा है? ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है। 3 से भी 1 पर आ रहा है ना, 4 से भी 1 पे आ रहा है, 5 से भी 1 से आ रहा है। तो यही तो लाइमन श्रेणी है जो मैंने अभी आपको बताया। भाई वहां मैंने एक क्षैतिज रेखा लेकर दिखा दिया है नहीं, और यहां मैं एक्चुअल पिक्चर आपको दिखा रहा हूं। अब बच्चों सोचो यहां पर एक बात है ना, सोचना ध्यान से, तुम लोग सोचते ही नहीं हो, डायरेक्ट रटते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। आप सोचो यहां पे कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 का होता, किसका होता?
n बराबर 2 का होता, तो क्या वो n बराबर 1 में जाएगा? मतलब कहने का मतलब है कि जो दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, क्या वो अपने नीचे के कक्षा में आएगा? हाँ या ना में जवाब देंगे। आएगा क्या? कभी आपने देखा है किसी को कि पैसे आ गए हैं और अपने लाइफ स्टाइल को और गरीबी में जी रहा है? कभी देखा है? या आप ही के पास अभी मान लो 10 करोड़ रुपए आ जाए, तो क्या तब भी आप साइकिल पे चलोगे? क्या तब भी आप वही सड़क पे लग रहे रेडी पे खाना खाओगे? करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो हमेशा ऊपर की बात की जाती है, हमेशा ऊपर की बात की जाती है। तो जब मान लो n बराबर 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है n बराबर 2 होगा, तो ये किस से आएगा? तो मान लेते हैं कि n बराबर 2 है ना, तो n बराबर 3 पे आएगा, बैक करेगा तो n बराबर 4 से बैक करेगा, अगर बैक करना होगा 5 से बैक करेगा। और इसी चीज को मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर ये बना देता हूं, ध्यान से समझना, यहां पे ये मान लो n बराबर 2 है, ये दूसरी कक्षा है, और इनके इलेक्ट्रॉनों के कुछ ऐसा एनर्जी मिलता है, कुछ ऐसा ऊर्जा मिलता है जो भाग के ऊपर चले जाते हैं। तो मान लेते हैं कि एक बार में ये 3 पे चला हो गया होगा, तो 3 से 2 पे लौटेगा ना। मान लो अगर ये 4 पे जाता तो कहां लौटता? 2 पर ही लौटेगा, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं। जहां जिसका रहेगा वहीं लौटेगा, यहां से रहेगा तो यहीं से, इनफिनाइट रहेगा तब भी यहीं से आएगा। तो जो दूसरी सीरीज आपको दिख रही है, इसको हम लोग बामर श्रेणी के नाम से जानते हैं, है ना, बामर श्रेणी के नाम से जानते हैं। रिजल्ट ऑन डिमांड का 45 डेज में आता है। बाकी ये क्लास अभी फिजिक्स का चल रहा है ना, तो शाम में डॉट सेशन में ज्वाइन कीजिए आप। तो देखो, इसको बोलते हैं बामर श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? बामर श्रेणी कहते हैं। क्लास में ही चीजें आपकी याद हो जाएगी। कॉमर्स वालों का क्लास अभी स्टार्ट होगा, थोड़ा इंतजार की, क्लास में ही याद करवा दूंगा मैं। मजा आ रहा है पढ़ने में? क्या इससे पहले ये चीज आपने पढ़ा था, इतना क्रिस्टल क्लियर था? एकदम क्लियर रखो। तो बामर श्रेणी में देखो, n1 का मान कितना हो जाएगा? यहां पर 2 हो जाएगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे कक्षा की बात कर रहे हैं। और n2 के मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन इनफिनाइट तक जाएगा। और यहां पर जो आपसे पूछेगा 1/λ इज इक्वल टू r, और यहां देखो 1 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा n2 का स्क्वायर, क्योंकि n का मान तो बदलता रहेगा ना, यहां पर जो भी रहेगा n का मान बदलता रहेगा। कब तक रट्टाफिकेशन करोगे? रट्टाफिकेशन करना है, लेकिन समझते हुए करना है, मजा आएगा। सर इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? इवनिंग में, शाम में क्लास चलता है, और ये चैप्टर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। इवनिंग में क्लासेस हो चुकी है, लाइव सेशन बता रहा हूं, आप एक बार हमारे चैनल पे जाकर देखो। और अभी इवनिंग में आप देखोगे कि इंग्लिश मीडियम क्लास चलता है, सुबह में हिंदी मीडियम का चलता है, तो हमने सारे बच्चों को दिया है भाई। चलिए आगे बात करते हैं, घबराइए नहीं। बाकी हिंदी इंग्लिश क्या सारे बच्चे देखेंगे, सबको समझ में आएगा ये। तो अब मैं आपको यहां पर लेके आता हूं नेक्स्ट इस वाले पे। सोचो, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ये तीसरे वाले का होता, है ना, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले का होता तो क्या होता? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले का होता तो वो क्या जाता? 4th पे जाता। वो कहां जाता? 5th पे जाता। वो कहां जाता? 6 पे जाता। भाई तीसरे वाला 2 पे तो नहीं जाएगा, 1 पे तो नहीं जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान से देखिए, आपको एक बात समझ में आएगी कि मान लो ये n बराबर 3 है, तो कहां से आएगा? यहां से आएगा, 4 से आएगा, 5th से आएगा, एंड सो ऑन। कहीं और बाहर से आना होगा तो बाहर से आएगा। तो ये एक और सीरीज यहां पर बन जाता है, इस टाइप का। ये एक और सीरीज यहां बन जाता है इस तरह का। और इस सीरीज को, इसका जो नाम हम लोग देते हैं, पास्टन श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पास्टन श्रेणी इसको बोलते हैं। तो मैं तीसरे वाले का यहां पर लिख देता हूं पास्टन श्रेणी। पास्टन श्रेणी में जो अच्छी बात है कि n1 जो होता है हमारा 3 होता है, और जो n2 होता है हमारा 4 होता है, 5th होता है, 6 होता है, सो ऑन इनफिनाइट तक यहां पे जाता है। अब सेम फंडा, सेम फॉर्मूला, वही घिसा पीटा, वही सारी चीज हम बात करेंगे। और हम क्या लिखेंगे? 1/λ इज इक्वल टू r, और ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये आपका बनकर तैयार होगा। अभी 2 श्रेणी और बच रहा है, एक इसका 4 वाले का भी, एक 4 वाले का बच रहा है, ये वाला। अगर 5th से आएगा तो, या बाहर से आएगा तो जो 4th वाले का होता है
उसको जो हम लोग बोलते हैं उसको ब्रैकेट श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज में इसको लिख देता हूं ऐसे करके। तो दिस वन व्हाट, फोर्थ पॉइंट, ब्रैकेट श्रेणी की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? ब्रैकेट श्रेणी की बात करते हैं। बाकी जो बच्चे भी हिंदी मीडियम के हैं और सही तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे प्रहार बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, और अक्टूबर के हैं तो प्रचंड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पेड वाले का अलग ही चीज होता है। आप खाली फ्री में ये चीजें देख पा रहे हो तो आपको लग रहा है कितनी ज्यादा चीजें मिल रही है, बट अगर आप पेड में आओगे तो वहां आप देखो सारी फैसिलिटी मिलेगी, चाहे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, नोट्स हो, बहुत सारी चीज़ें। हम टेस्ट सीरीज तक ऐड कर रहे हैं। मुझे अगर मान लो वहाँ लगा कि मुझे कोई मैराथन क्लास लेना तो स्पेशल मैं उनकी मैराथन क्लास लूंगा, तो सारी चीज़ें उसके अंदर मिलेगा। मतलब मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको वहाँ तक पहुँचाना। यहाँ पर तो मैं उतनी ही जिम्मेदारी बनती कि मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बट पेड वाले में पूरा मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाता हूँ। तो अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने इतना सामर्थ्य दिया है कि कुछ पैसे अपने जीवन के लिए आप लगा सकते हो सही जगह पे, तो आप जरूर यहाँ पर आइए, बिल्कुल अफोर्डेबल है, और इस कोर्स का लाभ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रैकेट का। तो इसमें हमने क्या बोला, n1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और n2 का मान यहां से बदलते चलिए, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, सो ऑन इनफिनाइट तक चला जाएगा। और यहां भी हम वही लेंगे, 1/λ इज इक्वल टू यहां पर नेक्स्ट r, और ये आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर, और 1 आ जाएगा n2 का स्क्वायर, और इस तरीके से हमने बना दिया। तो मैंने ये आपका बना दिया ब्रैकेट का। एक लास्ट में बता रहा हूं, फुंड श्रेणी होता है, एक लास्ट और होता है फुंड श्रेणी। आइए इसको देखते हैं फुंड श्रेणी को। सर कैसा होता है फुंड श्रेणी? ये देखो, मान लो कि ये इस पे आता या कहीं बाहर से यहां पे आता, ये फुंड श्रेणी होता है आपका। तो ये वाला 5th पॉइंट हो गया। फुंड श्रेणी की बात करेंगे तो फुंड श्रेणी में n1 कितना हो जाएगा, 5, और n2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सो ऑन इनफिनाइट हो जाएगा। और यहां भी हम वही लेंगे, 1/λ इज इक्वल टू r, और ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका ये सिस्टम बनके तैयार हो। तो देखो जी, मैंने ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम क्लियर कर दिया है। अब आपकी बारी है। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप केवल सवाल सोल्व करोगे, बनेगा। आप इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल उठा लेना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपको, और आप आराम से इन सवालों को सॉल्व कर पाओगे। ना केवल सवालों को सॉल्व कर पाओगे, बल्कि मैं आपको बता दूं कि बहुत क्लियरिटी भी आपकी आ जाएगी, बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रुको मैं एक बार, या कुछ कमेंट वगैरह कर रहे हो आप? नहीं, कमेंट वगैरह तो कुछ ऐसा नहीं है। चलिए एनीवे, आगे हम लोग बात करते हैं। ओके, एक बच्चन लिखा है 2024 बोर्ड में एग्जाम में इतना परसेंट आया था, और कैसे कैसे क्या जाएगा। बच्चों मैं आपको ही बता रहा हूँ, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली, कि ये जो क्लास चल रहा है ये फिजिक्स से क्लास चल रहा है, तो मैं केवल और केवल फिजिक्स से संबंधित बातें कर पाऊंगा। बाकी शाम में जो एक मेरा क्लास होता है तो मैं वहाँ पर आपसे बात करूंगा, या आप हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन से लेकर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो सर लिखा है इन्होंने इसमें R मतलब क्या होता है? R एक रीडबर्ग कांस्टेंट होता है, रीडबर्ग स्थिरांक होता है, जिसकी वैल्यू आपको दे दी जाएगी। आप उसके लिए घबराइए नहीं, आप जहां भी सवाल सॉल्व करेंगे R की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, रीडबर्ग स्थिरांक होता है। चलो जब आगे बात करते हैं, यहां पे है ना, आगे बात करते हैं। आपको पता है जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं ना, उसको H अल्फा, H बीटा, H गामा, S डेल्टा ऐसे करके पुकारते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है, उसको हटा देते हैं। एक जो सवाल आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूं, हाँ 9 हो 8:9 बजे शाम में ही होगा। एक सवाल जो आपको पूछा जाता है आपके, केवल और केवल मैं इस टॉपिक से संबंधित बात कर पाऊंगा। देखो, अगर आप मुझे डॉट में उलझा के रखोगे, इसमें नुकसान आपका होगा। अभी टाइम देख रहे हो 9:25 होने वाला है, और अगला सेशन केमिस्ट्री का है, फिर ये चैप्टर रह जाएगा, और चैप्टर रह जाएगा तो इसका लॉस सीधा आपका होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि समय ज्यादा हमारे पास है ही नहीं। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। देखिए, बोर के सिद्धांत की सीमाएं, ये सवाल पूछता है, क्या लिमिटेशंस था बोर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा था कि रदरफोर्ड का जो था ना आपका, जैसे हम रदरफोर्ड की बात करते हैं ना,
और रदरफोर्ड का मैंने बताया था कि उसका भी क्या होता है, कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं हैं। वैसे ही बोर का भी है। मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना या याद कर लेना, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिख दूंगा यहां पर, जो हमने बोर का पढ़ा था ना, जो भी हमने पढ़ा था, तो बोर के सिद्धांत की सीमाएं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से सवाल आना ही आना है। ठीक है, सीमाएं मान लो हमने लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 1 समझिएगा ध्यान से इसको। पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज जो यहां पर पूछा गया है कि भाई नील्स बोर ने बताया था, यहां पर क्या बताया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो कैसा है, कैसा है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार है ना। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि कहीं कहीं पे दीर्घ वृत्ताकार भी था, केवल वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार भी था। तो जो उनका सिद्धांत था, जो इस बात की पुष्टि करता है केवल वृत्ताकार होता है, यह पूर्णतः सत्य नहीं है, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। और यह केवल और केवल किनके लिए उपयोगी था, जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन था। जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना। हीलियम में आप देखो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, आप एक प्रोटॉन निकाल दो तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, जिनके पास सिंगल प्रोटॉन था उनके लिए केवल उपयोगी था। तो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं यहां पे कि बोर के अनुसार जो वृत्ताकार था, ऐसा था, वृत्ताकार था, लेकिन मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, कुछ दीर्घ वृत्ताकार भी देखने को मिला। मतलब पूर्णतः सर्वग्राही नहीं है, हम पूरा नहीं मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना, ये एक प्रोटॉन, जिसमें एक प्रोटॉन था, एक प्रोटॉन वाले, सिंपल सी बात है, एक प्रोटॉन वाले परमाणुओं के लिए मान्य है केवल, बस। उससे आगे जाओगे तो नहीं मिलेगा। जैसे मान लो कि मैंने लिखा H+, मैंने लिखा हीलियम में से निकाल दो तो H यहां 2+ आ गया, यहां पे, यहां से भी निकाल लो, यहां पे नहीं, रुको, हाइड्रोजन से निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे हाइड्रोजन He+, Li2+ इत्यादि। अगर आप इससे आगे जाएंगे ना, एक से ज्यादा, तो आपको काम नहीं आएगा। अपडेट हो गया है, चेक करो, हमारी टीम ने अपडेट कर दिया, हिंदी मीडियम का आज अपडेट हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 समझिए यहां पे। पॉइंट नंबर 2 यहां पर कहता है कि ये जो सिद्धांत है, जो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखाओं के बारे में पढ़ा था, उसका व्याख्या तो करता है, लेकिन सूक्ष्म रूप की व्याख्या नहीं करता, काफी डीप में जाके व्याख्या नहीं करता है। तो यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाओं के बारे में सूक्ष्म रूप से व्याख्या नहीं करता है, सूक्ष्म रूप से व्याख्या नहीं करता है। यह सबसे बड़ा इसका जो था ड्रॉबैक था। ठीक है, इसी का भी आवृत्ति अगर पूछेगा तो लिखेंगे न्यू =R/H, और नीचे यहां पर क्या हो जाएगा बेसिकली आपका, तो नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपका यही हो जाएगा 1/N1² और 1/N2², वही रहने वाला है यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट जो था रह गया था, जो मैंने आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया है। और यहाँ से आपको अलग अलग श्रेणी में जो पूछेगा आप इसको सॉल्व करते जाना और बनाते जाना है। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है हमें, तो बच्चों हमें ये दिख रहा है कि ये एक पूरा सेटअप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पूरा सेटअप लगा हुआ है। इस सेटअप में हम ध्यान से अगर देखें तो हमें एक बात समझ में आएगी कि यहां पर एक ऐसा स्रोत लगाया गया है, इस सर्किट के अंदर एक ऐसा स्रोत लगाया गया है ना, जिस स्रोत में हमें उच्च विभव स्रोत लगाया गया। उच्च विभव का मतलब वोल्टेज काफी ज्यादा यहां पर दिया गया है ना। अब ज्यादा वोल्टेज देने से क्या होगा, इसके अंदर विद्युत धारा भी उतना ही दौड़ेगा। देखो छोटा वाला हिस्सा माइनस होता है, बड़ा वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है, धन आवेश होता है ना। अब देखो ये एक ऐसा ट्यूब है, एक ऐसा नलिका है
एक ऐसा नलिका है, एक ऐसा ट्यूब है जिसमें हम ये देखते हैं कि अंदर के गैसेस को निकाल दिया गया है, बिल्कुल खाली है, नहीं निर्वातित है। ये निर्वातित नलिका है। ये क्या है? निर्वातित नलिका है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर एक लक्ष्य रख दिया। क्या रख दिया? लक्ष्य रख दिया। अब लक्ष्य क्या करता है बच्चों? क्या करता है लक्ष्य? अब मान लो यहां से एक्स किरणें हम देंगे, है ना, मान लो यहां से एक्स किरणें हमने दिया यहां पर, तो भाई अगर एक्स किरण यहां पर दोगे, ध्यान समझिएगा यहां पे, तो यहां पर एक सिस्टम तैयार होगा। कैसा तैयार होगा? एक सिस्टम तैयार होगा, एक ऐसी व्यवस्था तैयार होगी, एक ऐसा सिस्टम तैयार होगा जिसमें ये देखिए इधर ऋणात्मक लिया है और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू करेगा, तो उल्टा कहेंगे करंट ऐसे फ्लो करना शुरू करेगा, ऐसे करके, ऐसे इसके अंदर विद्युत धारा ऐसे फ्लो करना शुरू करेगा। तो बहुत कुछ ज्यादा यहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ दिया भी है यहां पे। हम जैसे पहला हो गया कि ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, एक्स किरण जो होता है, और कुछ रासायनिक यौगिकों में स्फुरदीप्त प्रेरित करती है। यानी पहला पॉइंट को फिर से बताता हूं, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पहले के टाइम में भी देखेंगे कि भाई जो फोटोज होते थे, जैसे कि आप कैमरा में खींचते थे, जैसे कोडा कैमरा, बाकी कैमरा में खींचते थे, है ना, तो उसमें क्या लगा, अगर सर स्लो पढ़ाएंगे तो हाँ चलो, तो उसमें कोडा कैमरा में होता था, तो उसमें क्या होता था, उसकी जो उसका क्या होता, उसको बोलते थे उसका एक नेगेटिव होता था ना, उस नेगेटिव से फोटो निकालने का काम करता था। तो ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है, कुछ रासायनिक यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है और गैसों को आयनीकृत करता है। जैसे गैसेस हो गए उसको आयन में कन्वर्ट करता है, धन आयन में, ऋण आयन में, उसको ब्रेक कर देता है। बस इसको थोड़ा याद कर लेना। और वे साधारण दर्पणों से परावर्तन, नॉर्मल मिरर लाओगे तो परावर्तन होगा, कांच में क्या होगा, तो अपवर्तन हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा परावर्तन अपवर्तन। और नॉर्मल ग्रेटिंग से क्या होगा, विवर्तन हो, इस तरह की चीजें विवर्तन प्रदर्शित नहीं करती है। तो ये चीजें यहां पर है जो सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अच्छा इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। ये लाइन क्या कह रहा है, देखो फिर से पढ़ो इस लाइन को, आओ पूरा पढ़ते हैं। ये लाइन कह रहा है कि ये साधारण दर्पणों से परावर्तन, कांच में अपवर्तन, पारंपरिक ग्रेटिंग से विवर्तन प्रदर्शित नहीं करता है, मतलब नहीं करता है ये, ठीक है, परंतु विशिष्ट परिष्कृत तकनीकों से क्रिस्टल की परमाणु परतों पर ये पराक्रस के सभी सुपरिष्कृत करता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं ना, ये वाला एक ऐसा पार्ट है ये वाला जो जनरली टीचर इसको छोड़ देते हैं। अब इसको मैं भी बता रहा हूं। आप सभी बच्चों का फिर से दिल से आभार, शुक्रिया हमारे सारे सेशन को शानदार बनाने के लिए। और लाइव में आप आते हैं, मेहनत करते हैं और ये मेहनत एक दिन रंग लाएगा। सो थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।